आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम। साथ ही में इसके साथ आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, यानी सब्जेक्ट इंग्लिश की। ठीक है, तो मैं दोनों बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए तो इसे शुरू करते हैं पढ़ना। तो पहले आप लोग सबसे इसे लेबल कर लेंगे, अच्छे से डेट डाल देंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, सब्जेक्ट अपना, क्लास अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है और किस तरह से ये बनता है। तो देखिए, सबसे आसान शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है, और उससे कुछ ना कुछ हमें मतलब निकल रहा है, जैसे वो किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड है और हम किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड है, वो सब मिलके जब आपस में एक दूसरे को डिपेंड होते हैं, काम करते हैं, इन्हीं सब से मिलके क्या बनता है? आपका इकोसिस्टम बनता है। यानी अब जैसे कि मान लीजिए आपके आसपास कौन कौन है, जैसे कि कोई जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है ना। तो क्या है, आप इनके ऊपर निर्भर हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। एग्जाम्पल, जैसे अब आपके घर में मुर्गी पली है, तो अब वो आपके ऊपर ऐसे निर्भर है कि जब आप उसको खाना देंगे तभी बेचारी खा पाएगी, नहीं तो वो भूखी रहेगी। ठीक, और अब आप उसके ऊपर कैसे निर्भर है कि जब वो मुर्गी अंडा देगी तब आप बॉयल एग या फ्राई एग खाएंगे। तो क्या है कि एक दूसरे पे हम कहीं ना कहीं निर्भर हैं, चाहे हम एक दूसरे को बताएं चाहे ना बताएं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसे आप लोग लिख लेंगे। अब आगे हमें पढ़ना है, यहाँ लिखा है Why are leaves of cactus plant in form of thorns? यानी ये बताइए मुझे कि कैक्टस जो पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ कांटों के शेप की क्यों होती हैं। ठीक, तो देखिए, अगर आप मेरी हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट देखेंगे तो उसमें मैंने ये चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन भी की है, फिर भी मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, जैसा जहाँ का वेदर होता है, यानी जैसे जहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, जलवायु होती है, वैसे ही वहाँ पे पेड़, जानवर और इंसान, सब्जियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से अगर आप बात करेंगे कैक्टस, तो कैक्टस क्या होता है? रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में क्या होता है? ना तो वहाँ पानी अच्छा होता है और ना ही वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती है, वहाँ सिर्फ रेत 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 होती है, जिसकी वजह से ये कैक्टस जो है ये इस तरह का पेड़ बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऊँट। ठीक है, वाई इज़ कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? यानी कैमल को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है? तो देखिए, कैमल की जो टांगें हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब क्या, कोई भी रेगिस्तान में पैर रखेगा उसका पैर अंदर फंस जाएगा, वो यहाँ निकालेगा यहाँ फंस जाएगा, फिर यहाँ से निकालेगा यहाँ फंस जाएगा, तो उसे चलने में बहुत टाइम लगेगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। लेकिन एक ऊँट ही ऐसा है जो बहुत स्पीड में उसमें चल लेता है। दूसरी चीज़, कोई भी जानवर वहाँ जाएगा तो उसे काम करने के बाद प्यास लगेगी। लेकिन ऊँट, जो ये आपको ऊँट का हम्प दिख रहा है ना उठा हुआ, इसके अंदर ऊँट अपना पानी स्टॉक करके रख लेता है, जिसकी वजह से वो और जानवरों से अलग हो जाता है और वो बहुत लंबे समय तक रेगिस्तान में रह सकता है। इसी तरह से यहाँ अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है आपको, वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट फ्लेटेड? यानी कि लोटस की जो पत्तियाँ हैं वो प्लेन और चपटी क्यों होती हैं? तो देखिए, इसका रीज़न भी यही है कि ये पानी के ऊपर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मेंढक, वाई आर फ्रॉग फाउंड नेवर वाटर? यानी फ्रॉग्स जो हैं वो पानी के इर्द गिर्द क्यों पाए जाते हैं? तो इसका भी आप आंसर लिख देंगे कि जो फ्रॉग है उसे पानी और ज़मीन दोनों पे रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो पानी के इर्द गिर्द पाया जाता है। जब उसे ज़मीन पे आना होता है वो चुपचाप वो ज़मीन पे भी आ सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू पीपल लिव इन कोस्टल एरियाज मेनली ईट फिश? यानी कि जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, यानी समुद्री किनारे पे रहते हैं, तटीय एरिया पे रहते हैं, वो लोग जनरली फ़िश को क्यों खाते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे इजीली जो अवेलेबल है ना, वहाँ पे फ़िश ही इजीली अवेलेबल है, क्योंकि कम दामों पे है, ताकतवर भी होती है, इसलिए सब लोग फ़िश को ही खाते हैं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करती है। लिखा है द एनिमल्स। ठीक है, अभी आपका पैराग्राफ है, द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लाइफ वर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि जो पेड़ हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, इनकी जो ज़िंदगी है वो जगह जगह के हिसाब से होती है, और प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड ऑन द
इमिनेटेड सराउंडेड, यानी कि वो अपने इर्द गिर्द जो भी उनका सराउंडेड है, यानी कि जो उनके इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, उसी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, या फिर वो जानवर ही क्यों ना हो। ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी इसके अलावा वो इंटरडिपेंडेंट है किस पे, एक दूसरे के ऊपर। दीज रिलेशन, ये जो रिलेशन है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द relation between the living organism and their surrounded form an ecosystem, यानी यही जो बता रहे हैं कि जो आपका एक दूसरे के साथ आपसे निर्भरता है, या एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये सारे, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हमारा एटमॉस्फेयर ही क्यों ना हो, ठीक है, इन सब के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप, यही इकोसिस्टम कहलाता है। अब क्या लिखा है, एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर्स दैट इंटरेक्ट इन द स्पेसिफिक एरिया, यानी कि जो एक आपका इकोसिस्टम होता है वो इस तरह से इंटरेक्ट किया जाता है या बनाया जाता है कि वो सब एक दूसरे के इर्द गिर्द होता है, वेदर दे आर बायोटिक और अबायोटिक, और इसके अंदर जानदार और बेजान हर तरह की चीज़ें होती हैं। Every species economic ecosystem in the world has its own condition created by its immunity objects, यानी अब क्या बोल रहे हैं कि हमारे कहीं पे भी आप चले जाएं, हर किसी का अपना अपना अलग अलग इकोसिस्टम है, ठीक है, जिसको वो अपने हिसाब से ही ढालते हैं या बनाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है देखिए, ठीक है, those condition determine what kind of living things will be able to live there, और यही चीज़ें ये निर्धारित करती है कि कौन प्रकार के लोग किस जगह पे रहेंगे। देखो, देयर could be an ecosystem of large rain forest, ठीक है, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, यानी अब आप कहीं चले जाएं, चाहे बड़े से बड़े उसमें चले जाएं, समंदर में चले जाएं, चाहे छोटे से छोटे स्मॉल पॉन्ड में चले जाएं, हर किसी का एक अपना अलग इकोसिस्टम ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसी तरह से ह्यूमन हैव ऑल्सो यूज दियर डिस्क्रिप्शन टू create artificial ecosystem like aquarium plants plantation and gardening park, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, कुछ इकोसिस्टम जो है, कुछ क्या ज़्यादातर हमें किसने दिए हैं, गॉड ने दिए, लेकिन इसके अलावा मनुष्य ने भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इकोसिस्टम्स को बनाया है आर्टिफिशियल। कैसे आर्टिफिशियल, जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे आपके, यहाँ इन्होंने दे दिए है, इसमें यहाँ आपको लिख दिया है इन्होंने कि जैसे एक्वेरियम यानी फ़िश हाउस जो होता है छोटा सा बनाते हैं ना पानी से, उसके बाद प्लांटेशन यानी पेड़ों का लगाना, इसके अलावा आपकी गार्डनिंग यानी कि आपका पार्क वार्क बनाना, ठीक है। अब आगे यहाँ लिखा है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है क्या, तो यहाँ लिखा है इट इज़ अ सिस्टम फॉर्मेड बाय द interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। अब क्या बोलते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो सारे जानदार चीज़ों के आपसी संबंध अच्छे होने से बनता है, यानी आपसी में रिलेशन जो होते हैं, एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है उससे बनता है, विद द फिजिकल और केमिकल। अब ये जो पोजीशन होती है ये केमिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है, दोनों तरह के फैक्टर इसमें होते हैं। द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ठीक है। अब इसी तरह से ये कि हम कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, यही चीज़ सबसे बड़े मैटर करती है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाउ इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इकोसिस्टम है क्या। का आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि इकोसिस्टम जो है इट इज़ अ सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो है ये ऐसे बनता है जब आपस में सारे जानदार जो जीव हैं, इंसान हो चाहे पेड़ पौधे हो चाहे कुछ भी हो, वो सब जब आपस में विथ ईच अदर, ठीक है, and with the physical and chemical factors of the environment in which they live all linked by transfer of energy and material, यानी कि क्या होता है इकोसिस्टम कब बनता है, इकोसिस्टम तब बनता है जब जानदार चीज़ें और बिना जानदार चीज़ें
फिज़िकली या केमिकली आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो प्रेजेंट होती है, यानी आपस में, एक तरह से सिंपल समझिए, ये जो भी हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो किसी न किसी तरह हमारे ऊपर, या हम किसी न किसी तरह उनके ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। और इसी निर्भरता को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका इकोसिस्टम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसी तरह से देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, यानी अब वो कौन सा है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेचुरल इकोसिस्टम वो है जो गॉड ने हमें दिया है और हमने उसे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट और सी। डेजर्ट माने रेगिस्तान, फॉरेस्ट माने जंगल और सी माने समंदर। लेकिन पार्क जो है ये हमने बनाया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब इसको आप, इसी को सर्कल आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट। अब यहाँ आपको कुछ हिंट दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती। फिश, वाटर, लोटस, फ्लावर, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, तो इसमें आप लिख देंगे पॉन्ड। यह क्या लिखा है, सैंड, कैमल, कैक्टस, कैमल और कैक्टस फ्लोटिंग। अब यानी ये यानी कि रेत और ऊँट और कैक्टस के पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे, डेजर्ट में। उसके बाद लिखेंगे डेंस ट्री, वाइल्ड एनिमल एंड सॉइल, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये सब मिलेंगे आपको फॉरेस्ट में। उसके बाद लिखा है कॉन्फ्यूजस ट्री, यानी कि जो आपके शंकुधारी वन होते हैं इस तरह से, क्रिसमस ट्री वाले। शेप एंड स्नो, ये कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको माउंटेन में। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा, पॉन्ड्स, पॉन्ड्स माने तालाब, फिर उसके बाद हो जाएगा डेजर्ट, डेजर्ट माने रेगिस्तान, और उसके बाद हो जाएगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने हो गया जंगल, उसके बाद हो जाएगा माउंटेन यानी कि पहाड़, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन वहाँ से उतार के आंसर भी ऐसे लाइन वाइज लिख लेंगे। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। इंग्लिश की वर्कशीट को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, ठीक है। आज भी आपकी इंग्लिश की जो वर्कशीट है वो भी 8 वर्कशीट है। इसके अलावा डेट आप लोग डाल देंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश से, अपना क्लास, अपना नाम और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। क्लास के साथ साथ आप लोग सेक्शन भी डाल सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। चलिए तो क्या लिखा है, द फॉलोइंग डायलॉग्स हैव बीन टेकिंग फ्रॉम द चैप्टर, यानी ये जो डायलॉग्स आपको दिए गए हैं ये चैप्टर के अंदर से लिए गए हैं। 3 क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से लिए गए, 3 क्वेश्चन में से। आइडेंटिफाई द स्पीकर, अब आपको स्पीकर की पहचान करनी है कि कौन इसको बोलने वाला है। एंड प्लेस द डायलॉग इन द डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो, और फिर आपको क्या करना है, ये जो डायलॉग्स दिए गए ना ये इसके बॉक्स में फिल करना है और ये बताना है कि ये कौन बोल रहा था, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको कुल 9 डायलॉग्स दिए गए हैं, कितने, 9। तो देखिए ये जो पहला वाला डायलॉग है ना ये आपका इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये जो आपका पहला डायलॉग यहाँ आपको दिया गया है ये आपका इस बॉक्स में आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पहला नंबर लिखा है, यहाँ पे भी पहला नंबर लिखा है। अब पहला डायलॉग है क्या, इसको पढ़ते हैं। आई हैव कम टू यू वाइस हेरमेट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न to do the right thing at the right time? How are the people I need most? And what affair are the most important? अब क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बूढ़े आदमी या सन्यासी, क्योंकि मैं तुमसे अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता हूँ। अब पहला क्वेश्चन उसने क्या बताया कि पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा पर्सन है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात किसने कही थी, तो बिल्कुल साफ़ हो रही है, आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि ये बात किसने कही थी, ये किंग ने कही थी। किससे कही थी, हेरमेट से कही थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखा ना, हु सेड टू whom, किसने किससे कहा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, द किंग सेड दिस टू द हेरमिट, यानी ये बात बादशाह ने हेरमिट से कही थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्या लिखा है, यू आर टायर्ड, तुम थक गए होगे। लेट मी टेक द स्पेस एंड वर्क इन योर प्लेस, यानी तुम थक गए होगे, अपना फावड़ा अपनी जगह पे मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जगह पे काम कर देता हूँ। तो ये किसने कहा था, ये कहा था किंग ने, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगी एक एक करके,
ठीक है, पहले आप समझ लीजिए। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, सेम इसी तरह से लिखना है, द किंग सेड टू दिस हैमिट। ठीक है, अब ये थर्ड है आपका थैंक यू। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है, ये रहा थर्ड नंबर पे थैंक यू। तो ये थैंक यू किसने बोला है, ये हैमिट ने बोला है किंग को। ठीक है, तो आप यहाँ सेम ऐसे ही करेंगे, द किंग की जगह क्या हो जाएगा, हैमिट सेड टू दिस द, यहाँ हैमिट की जगह हो जाएगा किंग। आ रही है समझ में। अभी मैं इसके आंसर आपको दिखा दूंगी, पहले आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब अगला क्या है, यहाँ लिखा है हर कम्स समवन रनिंग, यानी कोई आ रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई इधर आ रहा है। तो ये किसने कहा था, चलिए ये भी देखेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ये किसने कहा था, ये भी देखेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा, आई डू नॉट नो यू आई एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू। ठीक है, अब ये किसने कहा था। तो इस तरह से ये आपके आठों हैं, और ये देखिए आपके आठों के लिए यहाँ पे स्पेस भी दिया गया है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि कौन सी चीज़ किसने कही थी। देखिए आपका पहला ये था ना कि आई हैव कम टू यू वाइस हैमिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स at the right time, who are the people I need most and what affairs are the most important। ठीक है, तो अब देखिए किसने कहा था, द किंग सेड दिस टू द हैमिट। ठीक है, तो आपका पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या लिखा है, यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेस, यानी अपना फाड़ा मुझे दो, एंड वर्क इन योर स्पेस, और अपनी जगह पे मुझे काम करने दो। किसने कहा था, ये द किंग सेड टू दिस हैमिट। किसने कहा था, किंग ने कहा था। किससे कहा था, हैमिट से कहा था। ठीक है, चलिए आप थर्ड देखते हैं। आपका क्या था, थैंक्स, यानी शुक्रिया। तो किसने कहा था, ये हैमिट ने कहा था दिस टू द किंग। किससे कहा था, बादशाह से कहा था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, हर समवन रनिंग, यानी अब ये किसने कहा था कि सुनो मुझे ऐसा लगा कोई आ रहा है। तो ये किसने कहा था, हैमिट ने कहा था दिस टू द किंग। किससे, बादशाह से। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब क्या लिखा, फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दो। ये किसने कहा था, द किंग्स एनिमी। किसने कहा था, ये बादशाह के दुश्मन ने कहा था। सेड दिस टू द किंग। किससे कहा था, बादशाह से कहा था, बादशाह के दुश्मन ने। देखिए बादशाह के दुश्मन में ना किंग्स एनिमी या इन्वर्टेड कॉमा के बाद एस भी आएगा। ठीक है, किंग्स एनिमी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा था अगला आपका, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, यानी और मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये किंग ने कहा था। और किससे कहा था, अपने दुश्मन से कहा था। तो किंग्स एनिमी में फिर से यहाँ इन्वर्टेड कॉमा करके एस लगा देंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है ज़रा सी, तो आप लोग इसे सही कर लेंगे। किंग्स एनिमी यानी बादशाह का दुश्मन, तो इन्वर्टेड कॉमा लग के एस लग जाएगा। ठीक है, सब जगह आप अब ऐसे ही कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक आगे भी सब में होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसे सही कर लेंगे प्लीज़। चलिए आगे पढ़ते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, यू डू नॉट नो मी, यानी तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हु सो रिवेंज ऑन यू, जो तुमसे बदला लेने आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, और क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और तुमने मेरी सारी जायदाद को जब्त कर लिया था। आई शुड हैव डाई इफ़ यू हैड नॉट ड्रेसेस माई वाउंडेड, यानी कि अगर तुम मेरे ज़ख्मों को पट्टी नहीं करते, उस पर मरहम नहीं लगाते, दवाई नहीं लगाते, तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारने के इरादे से यहाँ आया था। ठीक है, एंड यू हैव सेव माई लाइफ, और तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ, अब से, इफ़ आई लाइफ, जब तक मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारे लिए सर्वेंट बन के रहूँगा, तुम्हारी ग़ुलामी करूँगा। ठीक है, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और बिल्कुल तुम्हारा एक पक्का वफादार नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर टू माई सन, और यही ऑर्डर मैं अपने बच्चों को भी दूंगा। टू डू द सेम, वो भी मेरी तरह ही सेम तुम्हारे साथ बिहेव करेंगे, यानी तुम्हारे नौकर बन के रहेंगे। फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दो। तभी किसने कहा था, ये कहा था किंग्स एनिमी ने। किससे कहा था, किंग से कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इन्वर्टेड कॉमा के साथ एस लिख लेंगे। किंग्स एनिमी ने कहा था किससे, किंग से। चलिए आगे पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट।
अब क्या लिखा है, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, यानी मैं आखिरी बार तुमसे चलते चलते ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर बता दो बूढ़े आदमी। तो क्या आ जाएगा, द किंग। अभी किसने कहा था, किंग ने कहा था, किससे, हैरमिट से कहा था। ठीक है, आप लोग सेम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे नंबर डाल देंगे और इसको क्वेश्चन उतार के और ऐसे ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, कोई चित्र वगैरह बनाने को आप लोग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी उतारना है, उसके साथ ये वाला पॉइंट भी उतारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यानी तुम्हें सारे जवाब पहले से ही मिल चुके हैं। किसने कहा था, ये हैरमिट ने कहा था, किससे, बादशाह से। ठीक है, तो अब ये 9 के 9 हो गए, आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग ने ये सारे कर लिए हैं। ठीक है, अब आपको चित्र अगर अच्छा लगे बनाना तो आप लोग बना सकते हैं। अगर चित्र बनाएंगे ना तो सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे कि किसने किससे कहा। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। और अगर चित्र नहीं बनाना चाह रहे तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को करके दिखाया वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स आस्किंग अबाउट हर वेल बिगिन इन द डायलॉग बॉक्सेस बिलो। अब आपको ना ये फ़ोन की कन्वर्सेशन है, आपको अपने दोस्त को फ़ोन करके उससे बातें करनी है, किस मामले में, कि वो कैसा है, सब कुछ ठीक है, सब खैरियत है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेलो, वो भी बोलेगा हेलो, हाउ आर यू, कहेंगे आई एम फाइन। ठीक है, आई एम फाइन एंड यू, मतलब मैं ठीक हूँ और तुम क्या कर रहे हो, तो बोलेगा आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। एंड व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो बोलते आई डूइंग माई वर्कशीट एंड यू, यानी मैं अपनी वर्कशीट कर रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो। दोस्त बोलेगा जिसने फ़ोन करी, आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द वर्कशीट, मैं तुमसे वर्कशीट के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। तो दूसरा दोस्त है वो क्या बोलेगा, ओके यू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आ जाओ एंड स्टडी टुगेदर, और हम साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे, यानी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से एक मैंने बहुत छोटा सा ये कन्वर्सेशन आपको दिखाया, क्योंकि आपको 4 पॉइंट ही चाहिए थे तो मैंने चारों पॉइंट बना दिए कि पहले में हेलो हो गया, दूसरे में हो गया कि आप कैसे हो, तीसरे में हो गया आप लोग क्या कर रहे हो, और चौथे में ये हो गया कि हम वर्कशीट वगैरह कर रहे हैं, आप लोग मेरे घर आ सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो इस तरह से मैंने बहुत छोटी सी कन्वर्सेशन बनाई है, आप लोग अगर चाहें तो और अच्छी सी कन्वर्सेशन भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।